Hello students, very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we covered testes means primary sex organ, the site of sperm production. We talked about accessory ducts, glands and external male genitalia. So in today's lecture we are going to study some topics related to testes and मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स जब हम बात कर रहे थे टेस्टिज की तो जो कुछ पॉइंट्स थे वो हम और डिटेल में जाकर स्टडी करना चाहते हैं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे ना रिगार्डिंग नीट। एनसीईआरटी मीन्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 100% इसमें कवर हो जाएगा, मोर देन 100%। लेकिन नीट के लिए हमें और थोड़ा डिटेल में जाना है, अगर कोई क्वेश्चन बाउंसर आ जाता है तो भी हम उसको कवर कर सके। ठीक है, तो हम कुछ आज जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड जो टॉपिक होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं वहीं से, टेस्टिज से। तो टेस्टिज में हम बात कर चुके थे टेस्टिज कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी लेयर्स कौन सी हैं। लेयर्स में मैं बता देता हूँ, याद रखना जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है कि जो कैप्सूल होता है वो किसको बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो मिडल लेयर जो होती है टेस्टिस की उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने बात की थी टेस्टिस की कि वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है, मींस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है वो। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं उसमें थोड़ा डिटेल में जाएं तो जो टेस्टिज होती है वो कई बार क्या होता है, कई केसेस में वो एब्डोमेन में ही रह जाती हैं। ठीक है, मींस वो डिसेंड नहीं हो पाती किससे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, मींस सेक्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाती, वो कई बार एब्डोमेन में ही रह जाती हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो, क्या बोलेंगे, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है कि ऐसा केस जिसमें जो टेस्टिज है वो एब्डोमेन में ही रह जाए, सैक्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाए। क्योंकि हमने बात की थी जब 7 मंथ होते हैं फिटस के डेवलपमेंट के, तो जो टेस्टिज होती है वो एब्डोमेन से बाहर सैक्रोटम में डिसेंड हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टो मीन्स छुपी हुई या छुपा हुआ। ठीक है, और ऑर्किड जो वर्ड होता है वो भी हम टेस्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सर्जिकल, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको एब्डोमेन से सेक्रोटम में उसको डिसेंड कराना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओर्कियोफिक्सी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्कियोफिक्सी। ठीक है, मीन्स जो आपका टेस्टिज है उनको फिक्स करना। ठीक है, तो ऑर्कियोफिक्सी क्लियर है क्या है। कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो टेस्टिज होती है वो क्या होती है, एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है नेचुरली। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट है, वेल है, उनके केस में क्या होता है, जो टेस्टिज है वो इंट्रा एब्डोमिनल है, मीन्स वो एब्डोमेन में ही प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो लार्ज साइज के एनिमल है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वैसे ही नेचुरली 2 से 3 डिग्री कम होता है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स या अदर एनिमल्स। तो उनकी बॉडी के अंदर लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर क्या है, ऑलरेडी जो टेस्टिज है वो एब्डोमेन में ही रहेंगी। ठीक है, मीन्स उनको सैक्रोटम की जरूरत नहीं है लॉन्ग टेम्परेचर करने के लिए। ठीक है, फिर कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जब ब्रीडिंग सीजन आएगा, जब उनको ब्रीडिंग करनी होगी, तो जो टेस्टिज है वो एब्डोमेन से सैक्रोटम में आ जाएगी, और जब वो ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगा तो वापस से जो टेस्टिज होंगी सैक्रोटम से किस में चली जाएगी, एब्डोमेन में चली जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। वो किस किस में होता है, रेट में, बैट में, ठीक है, और ओटर में। 3 एनिमल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो रेट, बैट और ओटर, इनमें क्या होता है, जो टेस्टिज होती हैं वो ब्रीडिंग सीजन जब रिप्रोडक्शन करना होगा
तो सेक्रोटम में आ जाएंगी, और जब नहीं करना होगा, ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगा, तो वापस से ये एब्डोमेन में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टेस्टिस जो पोर्शन, और हमने डिटेल में स्टडी किया है। फिर हम बात कर रहे थे किसकी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम कवर कर चुके हैं, कैसे जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो हो रहा है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, सर्टोली सेल को हम समझ चुके हैं। सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या था, सस्टेंटिकुलर सेल या नर्स सेल, क्योंकि वो किसको नरिशमेंट दे रही है, जो स्पर्मेटोगोनिया जिससे स्पर्मेटिड्स बनने वाले हैं, स्पर्म बनने वाले हैं। लेडिक सेल्स को देखा था हमने, लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट थी, और जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने देखा जो आपके डक्ट्स थी, कौन कौन सी डक्ट्स थी, क्या थी, रेटिटेस्टिस थी। फिर हमने वासा एफरेंसिया को देखा, उसको हम एफरेंट डक्टोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक के जो दो दो नाम है ना वो जरूर याद रखना, जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए दूसरे नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, वासा एफरेंसिया को देखा, फिर हमने एपिडाइडमिस को देखा, फिर वासा डिफरेंस को देखा। ठीक है, क्लियर है। हमने पैसेज डिस्कस किया कि जो स्पर्म है वो कैसे मूव करता है, कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट को हम कवर कर चुके थे कि इजाकुलेटरी डक्ट में किस किस का जो सिक्रीशन है वो आता है। फिर हमने देखा था किसका, सेमिनल प्लाज्मा की, सेमिनल प्लाज्मा क्या है या सीमन क्या है। तो ठीक है, उसी को आज हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं, ग्लैंड्स को और आपका जो सीमन है उसको। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो ग्लैंड थी, एक तो उससे पहले जो सीमन है वो कहाँ से रिलीज हुआ, मीन्स स्पर्म जो है वो कहाँ से रिलीज हुआ, टेस्टिस से। ठीक है, प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा इसको मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, सीमन। ठीक है, क्लियर है। तो अब जो सेमिनल प्लाज्मा है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सेमिनल वेसिकल की। तो जो सेमिनल वेसिकल होती है वो क्या है, पेयर में प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जो सेमिनल प्लाज्मा होगा उसका 60% कौन बनाएगा, आपका सेमिनल वेसिकल। ठीक है, उसका 60% जो पार्ट होगा वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सेमिनल वेसिकल्स। इसके अंदर अब होता क्या है, क्या क्या ये रिलीज करती है, इसके अंदर आपको फ्रक्टोज है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके सिक्रीशन में क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों की बॉडी लगा लो, फ्रक्टोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ जो मेल का जो सेमिनल प्लाज्मा है या जो सीमन है उसी में देखने को मिलता है, पूरी पूरी मेल बॉडी के अंदर। सीमन को छोड़ के कहीं भी जो फ्रक्टोज है वो देखने को नहीं मिलेगा, और फीमेल की बॉडी के अंदर भी कहीं पे भी फ्रक्टोज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए फ्रक्टोज का यूज रेप डिटेक्शन के केसेस में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं फोरेंसिक साइंस में कि रेप हुआ है या नहीं। मीन्स अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है, उसके वेजिनल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज मिलेगा, तो मीन्स यहाँ पर इंटरकोर्स हुआ है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। तो जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसमें मोस्टली क्या होता है, फ्रक्टोज। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.8। ठीक है, इसका जो पीएच होगा वो होगा 7.8, मीन्स क्या है, एल्केलाइन पीएच होता है सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन का। ठीक है, क्लियर है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, आपका फ्रक्टोज। क्लियर है। और क्या है, फिर जो आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे क्या रिलीज होता है, ये भी 50 से 30% है वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है सेमिनल प्लाज्मा का। ठीक है, क्लियर है। तो सेमिनल प्लाज्मा का 50 से 30% किसने किया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने। क्लियर है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर ये क्या है, सिट्रिक एसिड रिलीज करती है। ठीक है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड,
जिससे जो प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन होगा वो स्लाइटली आपको एसिडिक मिलेगा। मीन्स ये 6.8 या उसके आसपास इसके सिक्रीशन का पीएच रहता है। ठीक है, मीन्स क्या है, ये स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, मीन्स कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो किसमें उसके लुब्रिकेशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर जो थर्ड जो ग्लैंड है, एक और बात, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें क्या हो रहा है, सिट्रिक एसिड या कुछ और जो एंजाइम्स है वो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा के पीछे। ठीक है, यूरेथ्रा के बैक साइड में आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रेजेंट होगी, जिससे अगर इसका साइज इंक्रीज होता है तो जो यूरेथ्रा है उसको ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उसका साइज उससे कम होने लगेगा, वो प्रेशर में आ जाता है, जिससे जो यूरिन है उसको पास करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो फिर ऑपरेशन करके या तो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको रिमूव करना पड़ता है या उसके साइज को कम करने के लिए कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। कई बार इसमें कैंसर भी हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जिसको हम प्रोस्टेटिक कैंसर बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको एक और बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो काउपर्स ग्लैंड होती है ये भी 5 to 10% कंट्रीब्यूट करती है किसका, सेमिनल प्लाज्मा का। ठीक है, क्लियर है। इसका मेन फंक्शन होता है टू लुब्रिकेट दी पेनिस। ठीक है, ये पेनिस को क्या करने का काम करेगी, लुब्रिकेट करने का काम करेगी, ताकि जो स्पर्म है वो इजिली उस पैसेज से क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, और जो कुछ यूरिन के जो रिमेनेंट बच जाते हैं, क्योंकि क्या होता है यूरिन बार बार पास करना होता है, तो कुछ ना कुछ जो यूरिन का रिमेनेंट है वो यूरेथ्रा के पोर्शन में रह जाता है, उससे उसको रिमूव करने का भी काम किसका होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। ठीक है, क्योंकि जो यूरिया है, जो हम यूरिन में यूरिया जो पास करते हैं उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो उस एसिडिक पीएच में तो जो स्पर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। उससे बचाने के लिए किसका है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो काम आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा सेमिनल वेसिकल, दो होंगी नंबर में, प्रोस्टेट एक होगी नंबर में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी दो होंगी नंबर में। ठीक है, क्लियर है। और जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या होते हैं, फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम है वो भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो कई बार अगर सीमन में हम चेक करते हैं प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन है, जो फॉस्फेट है उसका सिक्रीशन ज्यादा आ रहा है, तो उससे भी पता लग जाता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके डिटेक्शन में भी हम जो सीमन है उसका यूज करते हैं। क्लियर है। फिर जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसके अंदर फाइब्रोनोजन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइब्रिन फाइब्रोनोजन जो कि किस में हेल्प करते हैं, क्लोटिंग में। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके होंगे या आप स्टडी करने वाले हैं हम। तो ये किस में हेल्प करते हैं, क्लोटिंग में। तो सीमन जो होता है वो जैसे ही रिलीज होता है तो वो क्या कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है। ठीक है, तो वो कोगुलेशन किसकी वजह से हो रहा है, फाइब्रोनोजन की वजह से, जो कहाँ है, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो अब बात करते हैं सीमन के ऊपर। ठीक है, कि एक इजाकुलेशन में जो मेल्स होते हैं वो एक इजाकुलेशन में 3 to 5 ml जो सीमन है वो रिलीज करते हैं। कितना है, 3 to 5 ml पर इजाकुलेशन। ठीक है, क्या है, पर इजाकुलेशन 3 to 5 ml ऑफ सीमन इज इजाकुलेटेड और रिलीज्ड। ठीक है, इस 3 to 5 ml जो सीमन है इसके अंदर 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन जो होते हैं स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, तो जो मेल्स होते हैं उसके फर्टाइल होने के लिए 60% जो स्पर्म होते हैं उसका होना जरूरी है।
मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन है कितनी, 200 से 300 मिलियन। तो अगर ये इनमें से अगर 60% स्पर्म रिलीज नहीं हो रहे किसी की बॉडी के अंदर, तो वो स्टेराइल रहेगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो इनफर्टाइल है। ठीक है, क्लियर है। तो सीमन 3 to 5 ml पर इजाकुलेशन, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म एक इजाकुलेशन में है ये इतने। ठीक है, क्लियर है। फिर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके। जैसे एक है आपका ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, क्या है, ओलिगोस्पर्मिया। तो ये क्या होता है, लो काउंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या है, लो काउंट ऑफ स्पर्म। अगर किसी के सीमन में स्पर्म की जो काउंट कम है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओलिगोस्पर्मिया। उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, क्लियर है। तो ओलिगोस्पर्मिया हो गया कि लो काउंट है स्पर्म का। फिर हम बात करते हैं इम्पोटेंस की। ठीक है, इम्पोटेंस क्या है, तो अगर किसी मेल में जो पेनिस है, जो एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया है, जो कोपुलेटरी ऑर्गन है, अगर वो इरेक्ट नहीं हो पाता, इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इम्पोटेंस। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इम्पोटेंस। क्लियर है। फिर जो फर्टिलिटी है उसके लिए सिर्फ जो स्पर्म्स है वो प्रेजेंट है, ये जरूरी नहीं है। जो स्पर्म्स है वो मोटाइल भी होने चाहिए। ठीक है, जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं एक इजाकुलेशन में, उसमें जो 60% है वो स्पर्म क्या होने चाहिए, कम से कम वो 60% जो स्पर्म है वो मोटाइल होने चाहिए, ताकि वो फीमेल के जो जेनाइटल ट्रैक्ट में जब रिलीज किए जाए तो वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए एग तक पहुंच पाए। ठीक है, क्लियर है। तो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो ये कुछ फिनोमेना थे, ये कुछ डिजीज थी या प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर हम थोड़ा और बात करते हैं किस पे, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर जो एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया रह गया था, पेनिस, उसकी बात करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर आते हैं वापस से। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेनिस है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, उसमें क्या है कि एक तो क्या आएगी आपकी, ये है स्पोज यूरेथ्रा, इसकी जो ओपनिंग है वो क्या कहलाएगी, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, फिर इसके पास क्या होता है, ये ऐसे एक प्रेजेंट होगी केविटी जिसमें ब्लड फिल होगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसी दो आपको इनके अंदर क्या होंगी, केविटी प्रेजेंट होंगी जिसमें ब्लड फिल्ड होता है, छोटी छोटी केविटी। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये स्वोलन पार्ट होता है किसका, पेनिस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। ठीक है, फिर इसके बाहर एक लूज स्किन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ठीक है, क्लियर है। और ये फोर स्किन जो होती है इसको कई बार क्या होता है, रिमूव कर देते हैं, मीन्स इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जिसको सरकमसीजन बोलते हैं। कई रिलीजन में भी ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा पहले तो इसलिए होता था ताकि इसको क्लीन करने के लिए, जो डेजर्ट एरिया थे वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं था, तो वहाँ पे क्या होता था, बर्थ के थोड़े टाइम के बाद ही इस स्किन को क्या कर दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकमसीजन। ठीक है, क्लियर है। अब जो ये टिश्यू है इसके अंदर जो ब्लड फील्ड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोवरनोसा। इसके अंदर ब्लड जो केविटी है, इसके अंदर जब ब्लड फील्ड होगा उसमें क्या है, जब ये पेनिस होता है ये इरेक्ट कैसे करता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से, जिसके अंदर जो ये केविटी है ये फुल्ली फिल्ड हो जाएंगी, इनके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, जिससे
हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और ये पेनिस के इरेक्शन में रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये सिर्फ मस्कुलर इरेक्शन है, मीन्स यहाँ पे कोई भी बोन इन्वॉल्व नहीं होती, कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती पेनिस के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, जो ब्लड प्रेशर है, मीन्स ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रेशर है उसके कारण। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब कोपुलेशन की प्रोसेस है वो होने वाली होती है, तो इससे क्या होता है, पेनिस का इरेक्शन होता है। ओपनिंग जो है उसकी हम बात कर चुके, यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रा के थ्रू सीमन भी आएगा और जो आपका यूरिन है वो भी क्या होगा, पास आउट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अगर हम फीमेल और मेल में यूरेथ्रा को कंपेयर करें तो जो मेल के केस में जो यूरेथ्रा होगा वो क्या होता है, साइज में लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल्स में यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, इसीलिए जब फीमेल्स जो होंगी जब वो यूरिन पास आउट करती हैं तो जो यूरिन होगा वो प्रेशर से आता है, इसके कारण एक हल्की सी विसल लाइक जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। वो मेल के केस में क्यों नहीं होती, क्योंकि मेल के केस में जो लेंथ ऑफ यूरेथ्रा है वो ज़्यादा लॉन्ग है, लंबी है, इसलिए वो प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, इसलिए वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन फीमेल के केस में जो यूरेथ्रा है उसका साइज कम है, इसी कारण एक हल्की सी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर है। और जो फीमेल्स में यूरेथ्रा है वो सिर्फ यूरिन पास करने के लिए है। ठीक है, लेकिन मेल के केस में क्या है, वो जो आपके गैमेट्स होंगे, जो सीमन है उसको भी पास करेगा और जो यूरिन है उसको भी पास करेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना जरूरी थे। ठीक है, किससे, कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, उसमें हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।